हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं मैथ की पेडागोजी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई क्लास नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी क्लास देख लीजिए। देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं करवाती हूँ यहाँ अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल की तैयारी, EBS हिंदी इंग्लिश और मैथ के साथ पेडागोजी भी करवाती हूँ मैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कक्षा 5 का एक छात्र है हरमन। वह वर्ग के बारे में जानता है, वर्ग के गुणों को समझता है, वर्ग के अंतरों को समझता है, पर वह क्या नहीं समझता? आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच वर्गों का साथ जो संबंध होता है वो उसको नहीं पता है। बैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस स्तर पर है? तो बात हो रही है एक ऐसे बच्चे की जो वर्ग को तो जानता है पर वर्ग के साथ आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच जो संबंध होता है उसकी वह व्याख्या नहीं कर पाता। तो यहाँ किस चिंतन स्तर पर है वह? दृश्यीकरण है, संक्षेपीकरण है, निगमन है, यह दिया हुआ है विश्लेषण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विश्लेषण। बच्चा जो है वो खंड खंड करके चीज़ें सीख रहा है। विश्लेषण का अर्थ होता है खंड खंड करना या पार्ट में डिवाइड करके याद करना चीज़ों को। तो बच्चा वर्ग को तो जानता है पर वर्ग से संबंधित आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच जो संबंध होता है वो उसको नहीं पता। उसने चीज़ें पार्ट में सीखी हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नलिखित में से किन का गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है? तो जो गणितीय सत्यों को स्थापित किया जाता है किसका उपयोग करके किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रयोगों का, तार्किक विवेचना का या सत्यापन का। ऑप्शन डी में दिया है अभिग्रहितों का। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे सी और डी हैं, तार्किक विवेचना और अभिग्रहितों का। तो सी और डी देख लीजिए किस में है। फर्स्ट में दिया है ABC, तो यहाँ ए दे रखा है इसलिए गलत हो जाता है। केवल बी नहीं है, केवल ए और सी और डी है, तो इसमें ए दे रखा है इसलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी इज़ द राइट आंसर। इसमें सी और डी दोनों दिया गया है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं तार्किक विवेचना के बारे में क्यों बोला जा रहा है। तार्किक विवेचना होती है जो तर्क दिए होते हैं उनके बारे में चर्चा होती है, और साथ ही अभिग्रहित। अभिग्रहिता का अर्थ क्या होता है? अभिग्रहित जो होता है वो स्वयं से सिद्ध होता है, अर्थात इसका प्रयोग करके दूसरी चीज़ों को सत्यता की जांच की जाती है। तो इसीलिए अभिग्रहित तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है सत्यों को जांचने में। तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अधिगम करते हुए सौंदर्य परक मूल्यों के विकास के लिए सहायक है? तो गणित के अधिगम के बारे में बात हो रही है। कौन सा ऐसा है जो सौंदर्य परक मूल्य को बढ़ाता है? विद्यार्थियों को अधिक प्रश्नों को हल करने के अवसर देने चाहिए। बार बार ड्रिल कार्य देना उचित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना चाहिए। जो वास्तुकलाएँ हैं, कला है, रंगोली है, उसमें क्या करना चाहिए? गणित के उपयोग का अन्वेषण करना चाहिए, अर्थात गणित के उपयोग की खोज करनी चाहिए, कुछ नया नया खोजना चाहिए। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने के लिए और स्वयं से प्रश्न बनाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये बात भी यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट है और जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। A, B दिया है, B, C, तो ये तो सही हो जाएगा। ए और सी, ए वाला ऑप्शन गलत है तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल बी नहीं है, साथ में सी भी रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होएगा हमारा बी और सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 4 में दिया है व्यक्तियों का उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है तो क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं, इप्सेटिव आकलन बोलते हैं, या मानदंड संदर्भित आकलन बोलते हैं, सामान्य संदर्भित आकलन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी राइट। इसको बोलते हैं इप्सेटिव आकलन, और ये होता है क्या? स्वयं के द्वारा जो आकलन किया जाता है ये उसको बोला जाता है। तो ये स्वयं के द्वारा कौन सा आकलन होता है? यहाँ पर अपने पिछले अनुभवों के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले कोई कार्य किया और वो आपसे इतना अच्छा नहीं हुआ, आपने पुनः उसे दूसरी बार ट्राई किया, आप उसमें बेहतर करते हैं, तो आप खुद समझ पाते हैं कि पहले आपने उसमें क्या कमियां की थी, क्या गलतियां थी,
और क्या वह आपने उसमें सुधार कर लिया है। तो जो किया गया कार्य है वो उसका आकलन खुद स्वयं ही अच्छा कर पाता है, दूसरे उसको इतना बेहतर नहीं समझ पाते हैं। तो यह है जो आकलन की बात होती है, इसको स्वयं आकलन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इप्सेटिव आकलन। तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। गणित में क्या कर रहे हैं, आकृतियों का परिचय कराया जा रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर दृश्यीकरण कौशल का विकास हो रहा है, ये बात सही है। दिक् स्थान संबंधी विवेचना कौशल का विकास हो रहा है, अर्थात जो मैप संबंधी जानकारियाँ होती हैं उस कौशल का विकास हो रहा है। आकृतियों के नाम याद करने हैं, आकृतियों के नाम याद करने से यहाँ कोई तालमेल नहीं बैठता है, केवल कौशलों के विकास हो रहे हैं, दृश्यीकरण और दिक् स्थान संबंधी। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। देख लेते हैं नीचे क्या ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, केवल ए नहीं है, बी भी है, केवल बी भी नहीं है, बी और सी नहीं है, ए और बी दोनों है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 6 में दिया है प्राइमरी स्कूली गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है। अगर प्राइमरी की बात हो रही है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो प्राथमिक कक्ष में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। चार्ट हो, पुस्तकें हों, गुणन सारणी हो, ये बात तो सही है, ये चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। जितने अट्रैक्टिव चार्ट होंगे, बात प्राइमरी लेवल की हो रही है तो बात कक्षा 1 के बच्चे की भी हो सकती है और नर्सरी वाले बच्चे की भी हो सकती है। तो वहाँ पर उन्हें चार्ट और पुस्तकें दिखाई जाती हैं, गुणन सारणियाँ दिखाई जाती हैं, अर्थात टेबल सिखाए जाते हैं, 2 का टेबल, सिंपल चीज़ें। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टेशनरी वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, रूलर आदि की ज़रूरत, छोटे बच्चों को रूलर, पेन, पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अभी वे चित्रों को देखकर सीख रहे हैं, बात पहले लिखने की नहीं हो रही है। सी में देख लेते हैं मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणित की माला, 10 ग्राम, त्रिविमीय आकृतियाँ, जियो बोर्ड, ब्लॉक, टाइल्स इत्यादि। तो प्राइमरी स्तर पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जियो बोर्ड वगैरह का, जिसमें मैथ की ज्यामिति वाली आकृति होती हैं वो। ऑप्शन डी में दिया है सूची पत्र, शैक्षिक पत्रिकाएं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ने हेतु। तो इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है प्राइमरी स्तर पर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं यहाँ पर। केवल सी तो नहीं होगा, ए और बी वाला गलत हो जाता है, इसलिए ए और बी कट जाएगा। ए और सी, ए, सी और डी, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी की बात हो रही है, इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है प्राइमरी स्तर की पढ़ाई के लिए, जब बच्चे विद्यालय आना शुरू करते हैं तब की बात है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 7। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है, समूहीकरण कर सकता है। एक बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को उनके गुण के आधार पर कि ये वर्ग है, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत है, के द्वारा पहचान लेता है, उनका समूहीकरण कर देता है। जो वर्ग वाली चीज़ें हैं उन्हें उस समूह में रखता है और जो आयत के दिखने वाली चीज़ें आयत के समान तो उनको उसके समूह में रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चे के उपयुक्त कार्य को पूरा करने में सहायता करता है। तो हमें संज्ञानात्मक कौशल की बात करनी है, बच्चा कौन से कौशल का उपयोग करके ये सब कर रहा है। तो ये आगमन विधि है, अपघटन विधि है, उत्क्रमणीयता है या वर्गीकरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकरण। बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर क्या कर रहा है, समूहकरण कर रहा है। समूहकरण का मतलब होता है वर्गीकरण, उनको वर्गों में बांट कर लिख रहा है, जो जिस वर्ग की चीज़ है उसको उसी वर्ग में रख रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणा के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की ही, और उन्हें सिखाया जा रहा है जो मुद्रा की अवधारणा है वो मतलब जो पैसे होते हैं उनके बारे में उनको सिखाया जा रहा है कि पैसे क्या होते हैं, रुपए क्या होते हैं। तो बच्चे को कैसे ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है ये पूछा जा रहा है, और दैनिक जीवन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है भूमिका निर्वाह के द्वारा। जी हाँ, भूमिका निर्वाह के द्वारा अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए
आप क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को ही सिखाना चाह रहे हैं तो आप दुकानदार बन जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम एक ग्राहक बनो और ये कुछ पैसे लो और मेरे पास सामान लेने के लिए आओ, इस सामान का इतना प्राइस है और ये इतने रुपए का नोट है। तो बच्चे को ये सब चीज़ें वो सिखा रहा है, तो ये भूमिका निभा रहा है और बच्चा खेल खेल में बहुत ईजिली सीख भी जाएगा। दूसरा है समीप के बाज़ार जाकर, उसको साथ में क्या करें, बाज़ार लेके जाएं और उसको दिखाएं कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की मिलती है और 1 रुपए का नोट होता है, 2 रुपए का होता है। तो ये सब चीज़ें उसको देखकर जब बच्चा बाज़ार में खरीदारी करेगा, खरीदते हुए सामानों को देखेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के मुद्रा परिवर्तन के नियमों के शिक्षण द्वारा। जी नहीं, परिवर्तन जो मुद्रा में परिवर्तन होते हैं बार बार टाइम टाइम पे, कि कभी कोई नोट बंद हो जाता है, कभी कोई बंद हो जाता है, या कभी कुछ चलन में आती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ों के नियम बच्चे नहीं सीख सकते। बात प्राइमरी स्तर की हो रही है, यहाँ पर नियमों का कोई रोल नहीं होता है। कलन विधि का उपयोग करके, ना ही कलन विधि का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, नीचे देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है ए और बी, केवल सी, केवल बी और ए और सी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए और बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के दोनों ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे, ए और बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। 9 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। एक कथन दिया है कि सभी त्रिभुज जो होते हैं समबाहु त्रिभुज हैं, का निषेध है, अर्थात इसका नहीं है। यहाँ पर अवज्ञा हो रही है, माना नहीं जा रहा। बात निषेध की आती है तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, नहीं के लिए यूज़ होता है। यह गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी देख लेते हैं। एक त्रिभुज मौजूद है जो एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, सभी समबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी निषेध की, तो इसमें भी निषेध है, बी में भी निषेध है, ए में भी निषेध है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये अवहेलना कर रहे हैं इस चीज़ की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में देख लेते हैं। 10 में बात हो रही है, एक बालिका व्यक्त करती है यदि ए बी सी डी से छोटी है। ए बी है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी। ए बी का मतलब हो गया क्या, ये सी डी से छोटी है, तो यहाँ पर कुछ सी डी ऐसे आ जाएगी। फिर बोल रहे हैं सी डी रेखा ई एफ से छोटी है। सी डी किससे छोटी है, ये ई एफ से छोटी है, तब रेखा ए बी जो है ई एफ से छोटी होगी। ये जो रेखा ए बी है ये ई एफ से छोटी है। जी हाँ, जब ये सी डी से छोटी है और सी डी से ई एफ बड़ा है तो ये सबसे छोटी ए बी हो गई, तो इसका मतलब ये ई एफ से भी छोटी हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर सही है। मापन के कौन से गुणधर्म का यहाँ उल्लेख किया गया है, बताइए कौन सा गुणधर्म लगा है। सहचारी गुणधर्म, जी नहीं, सहचारी नहीं है। क्रम विनिमय भी नहीं है। संक्रमिता गुणधर्म है या संरक्षण गुणधर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्रामिता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सब सेम ही क्रम के हैं, तीनों में एक ही बात फॉलो हो रही है। वो उससे छोटी है, वो उससे छोटी है, तो यहाँ पर क्रम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसी के साथ। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 11। कक्षा 1 के बच्चे को गिनती और अंक की अवधारणा के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण है। तो एक कक्षा 1 के बच्चे को क्या कर रहे हैं, गिनती सिखानी है, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर दिया है शिक्षक शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाएं और उन्हें गिनती का पाठ करवाएं। तो पाठ करवाना जो आ जाएगा ये बिल्कुल एकदम निगेटिव उसमें आ जाता है कीवर्ड में, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे को कुछ भी खेलने की अनुमति दें क्योंकि यह अंकों के ज्ञान और गणन की कौशल को बढ़ावा देगा। कुछ भी खेलने से बच्चा खेलना नहीं सीख जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए, शिक्षक शिक्षिका मूर्त वस्तुएं जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि को उपयोग करें और बच्चों को दें और निर्देश के अनुसार इनको वस्तुओं को खेलने की अनुमति दें। उनको बताएं कि चलिए इनको लाइन में रखते जाइए और एक एक करके अलग करते जाइए, सबको मिक्स करके दे दें। बोले कि इनको वर्गीकृत कीजिए, कि मोतियों को अलग कीजिए और जो है टोकन है उनको अलग कीजिए और गिनिए कितने हैं, तो बच्चा उससे गणना ही सीख जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। डी में भी देख लेते हैं क्या दिया है। शिक्षक शिक्षिका अंक चार्ट का उपयोग करें। यहाँ पर अंक चार्ट की बात हो गई है, प्रारंभ में ही है, तो ये तो देखते ही गलत हो जाएगा। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो सी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 12। बात हो रही है यहाँ पर पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है। तो जब पाठ योजना बनाई जाती है तो वो शिक्षण के किस चरण के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है। इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव है। इंटरएक्टिव तब होता है जब पाठ को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गलत।
पोस्ट एक्टिव तब होता है जब पाठ पढ़ाकर समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद की बात है, तो ये भी नहीं है। अगर बी और सी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा प्री एक्टिव। पाठ योजना एक प्री एक्टिव योजना कार्य होता है शिक्षण का, एक प्री एक्टिव चरण होता है। सबसे पहले पाठ योजना को ही बनाया जाता है। इसमें केवल टीचर रोल प्ले करता है, बच्चे की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 13। किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए गए। बच्चों ने निम्नलिखित कथन को प्रस्तावित किए। मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। बच्चे बता रहे हैं ये बात, जो टुकड़े उन्हें दिए गए थे उसके आधार पर। मेरी पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है। दूसरा बच्चा ये बता रहा है उपयुक्त क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखने का उद्देश्य है। जी नहीं, कार्य में व्यस्त रखना नहीं, कुछ सिखाया जा रहा है उनको। भारों के योग की अवधारणा को सुदृढ़ किया जा रहा है, तो योग की अवधारणा नहीं हो रही है यहाँ पर। भार मापन के लिए इकाइयों के परिवर्तन की अवधारणा का परिचय, यहाँ पर परिवर्तन का भी परिचय नहीं है। भार मापन की इकाइयों के परिवर्तन का परिचय नहीं हो रहा है ये। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है डी, भार मापने की अवधारणा का परिचय देने का आधार है ये। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ केवल आधार दिया जा रहा है बच्चों को। यहाँ पर कोई एक्यूरेट जो वैल्यू है वो नहीं निकल के आ रही है, केवल उनको एक हिंट दिया जा रहा है। उनको उनका बेस बनाने के लिए कहा जा रहा है, उनका बेस बनाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं इससे वो जो भार की अवधारणा होती है कि भार होता क्या है एक्चुअल में, तो वो उसको समझ पाएंगे। उसके लिए बेस बनाने की तैयारी हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14 में बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन से आकलन या कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो रचनात्मक आकलन होता क्या है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरा बायोडाटा रखा जाता है, सब कुछ रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड जो बच्चा शुरू से अंत तक करता है। बच्चे पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे में कहाँ समस्यात्मक कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, समस्या किस वजह से है, कहीं पेरेंट की वजह से नहीं है या कुछ और रीज़न तो नहीं, तो वो पोर्टफोलियो में आता है। उसके सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो रखे जाते हैं उसमें। रूबिक्स क्या होता है, रूबिक्स होता है क्या, स्कोरिंग उपकरण होता है एक तरह का। तो यह क्या यह भी रचनात्मक आकलन में ही प्रयुक्त किया जाता है, रूबिक्स जो होता है। अवलोकन तो जब आकलन करते हैं वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ही आता है। मान लीजिए आपने कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे का अवलोकन भी कर रहे हैं, आकलन भी कर रहे हैं, तो ये भी रचनात्मक आकलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। तीनों सही है, बात पूछी है निगेटिव नहीं। तो सत्र के अंत में आकलन होगा, ये कोई रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। सत्र के अंत में हो रहा है, तो इससे आप बच्चे में कोई उपचारात्मक समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। और मैं यहाँ पर कराती हूँ ऑल सब्जेक्ट, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, पैडागोजी, मैथ की भी, और साथ ही जो नॉर्मल पैडागोजी है वो भी कराती हूँ। सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो देखिएगा। सीटेट की अधिक तैयारी के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।